हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज हम ब्लॉक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और इसमें भी मैं जहां जरूरत होगी वहां थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो लाऊंगा ही, प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी लाऊंगा। ठीक है ना? अच्छा, नंबर वन। नंबर सेकंड, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आपको पता ही है कैसे करना है। जैसे ही कोई भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को उसी समय पॉज करना है और उस क्वेश्चन को अपने तरह से सोचना है। ठीक है ना? अच्छा, वीडियो पॉज करते समय एक बात बेटा ध्यान रखना, ये नहीं कि 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दिया और सोचने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? मतलब कुछ एक लिमिटेड टाइम लीजिए। कोई क्वेश्चन है तो 30 सेकंड्स ले लीजिए या 45 सेकंड्स ले लीजिए या मैक्सिमम 1 मिनट ले लीजिए। ये नहीं कि आप 5 मिनट तक वीडियो को पॉज करके आराम से सोच रहे हैं कि अच्छा है, इसका तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन सेशन। ठीक है, चलिए। सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन ला रहा हूं, जो भी है मेन इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फैमिली के क्वेश्चंस ला रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। वैसे तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी फैमिलीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली में से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा अच्छे से। अच्छा, बोरोन और कार्बन फैमिली लास्ट टर्न पे मैं करा चुका हूं। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 हाँ फॉलोज द ऑर्डर। बताइए भाई, इसमें से थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। तो वीडियो को पॉज कर लिया होगा आपने होपफुली, और आंसर भी सोच लिया होगा। आइए मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, आप लोगों ने एक रूल तो पढ़ा ही होगा, नाम क्या है? ड्रैगोस। कुछ याद आया? और ड्रैगोस कहता है कि जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, ठीक है ना, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, यस आर नो, और कौन होता है बेटा? एंटीमनी, और एक बिस्मिथ। हालांकि मैं बिस्मिथ को ड्रैगो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आयनिक होता है। ठीक है ना? वो एक अलग ही केस होता है। ड्रैगो कहता है कि नीचे जैसे जैसे अपन जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली में, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन, और वो प्योर पी ऑर्बिटल की बॉन्डिंग से बनते हैं। कुछ याद आया? हाँ बिल्कुल, प्योर पी ऑर्बिटल उसमें क्या हो रहे होते हैं? बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं सेंट्रल एटम के। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो मान के चलो कि चलो इसमें तो फिर भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व था। यहां पे कौन इन्वॉल्व होगा? 3p। यहां कौन इन्वॉल्व होगा? 4p, 5p, और वो तो चलो आयनिक कंपाउंड में चला गया है, यूं कहिए चलिए 6p माने लेते हैं। यस आर नो? तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, n+l की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, हाँ या ना? एनर्जी लेवल क्या होता जा रहा है बेटा? इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी में क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। ओके, तो बाय द एंड समरी इज दिस, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी में क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है, क्योंकि बॉन्डिंग वीक पड़ती जा रही है। तो सेम टेम्परेचर पे अगर मैं देखूं तो सबसे पहले नीचे ही नीचे वाले कंपाउंड क्या होंगे? सबसे पहले ब्रेक होंगे। द परफेक्ट ऑर्डर इज लाइक दिस। जो परफेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा? वो ये होगा। क्लियर है भाई सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। हाँ भाई, अ गैस इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है ना? वो गैस कौन सी है भाई? जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कर लीजिए। तो होपफुली आपने सोच लिया होगा आंसर। आइए, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्या है बेटा? NH4NO3। करेक्ट? हाँ, ये अमोनियम नाइट्रेट है। अच्छा, इसमें जो NO3 माइनस जो एनाइनिक पार्ट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने में कैपेबल है। एंड फाइनली ये ब्रेक होकर के क्या करेगा बेटा? इसमें 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन का मतलब है 2 H2O निकाल दो। तो अगर 2 H2O निकाल दिए तो 2 H2O निकलने का मतलब है कि 3 ऑक्सीजन थी, ए और क्या हो गई? 2 ऑक्सीजन निकल गई, 1 बचा। तो 2 नाइट्रोजन बचे और 1 ऑक्सीजन बचा, यानी कि आंसर इज N2O। और N2O को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ गई? और बाकी
ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कैसा होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो ना एम्फोटेरिक है, ना एसिडिक है, ना बेसिक है। कैसा होगा बेटा? ये न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। तो आंसर इज 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज गिव नाइट्रोजन ऑन हीटिंग? हाँ भाई, इनमें से कौन है जो नाइट्रोजन देता है ऑन हीटिंग? तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए भाई, हर एक क्वेश्चन पे याद दिला रहा हूं आपको, ठीक है? तो होपफुली आपने सोच लिया होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है आंसर फाइनली। आइए चेक करते हैं। NH4NO2, NO2 भी एक तरह का क्या है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, और ये NH4 को क्या करेगा? प्लस को ऑक्सीडाइज करेगा। फाइनली वही कंडीशन लगा दीजिए, कितने हाइड्रोजन? 4, यानी कि 2H2O, और 2H2O का मतलब है 2 O निकल लिए, तो वो दोनों O निकल लिए, तो फिर बचा ही क्या फाइनली? N2। तो ये क्या करता है बेटा? N2 देता है। आई रिपीट, ये क्या करता है? N2 देता है। अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट अभी अभी मैं बता करके चुका हूं कि ये H2O तो देता है, लेकिन साथ में N2O ना देकर के क्या देता है बेटा? N2 देता है। और याद करो, ये जो नाइट्रोजन देता है बेटा, ये प्योर देता है। ये भी क्वेश्चन आईटी में एक बार अलग से पूछा जा चुका है, ठीक है ना? सेपरेटली पूछा जा चुका है क्या कि भाई प्योर नाइट्रोजन कौन देता है? तो ये भी एक कंपाउंड है। वैसे तो बेरियम का भी कंपाउंड होता है, लेकिन ये भी एक कंपाउंड है जो क्या करता है? प्योर नाइट्रोजन देने का काम करता है। तो द फाइनल आंसर इज 1 and 3, जिससे हमें क्या मिलती है बेटा? नाइट्रोजन मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड HNO3? तो एक जल्दी से, चलो पहले आप सोच लो, फिर मैं आराम से बताऊंगा। तो होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा, ठीक है ना? वीडियो पॉज करके चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड HNO3? देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि हमने एक मेटलर्जी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीके काका नाना मंगोलिया है, मन जान के फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा आगे। और ये एक अपनी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, जो आपको रेडॉक्स में भी पढ़ाई जाती है फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, नाउ जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो एसिड से कम होती चली जा रही है। ये बात समझ में आ रही है? अब कुछ नॉबल मेटल्स ऐसे भी होते हैं बेटा, आई रिपीट, कुछ नॉबल मेटल्स भी होते हैं, जैसे आपका कौन हो गया? Au हो गया, Hg हो गया, Pt हो गया, है ना? Ag कुछ हद तक रिएक्शन देने में कैपेबल होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे नॉबल मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। किनके साथ? एसिड्स के साथ। और इनको डिसॉल्व करने के लिए हमें एक्वारेजिया का यूज करना पड़ता है। कहते हैं ना कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो पढ़ नहीं रहा मान लो, है ना? और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पढ़े, है ना? तो मान लो कोई बड़ा भाई दीदी गई, है ना? भाई बहन कोई भी गया, उसको प्यार से समझा के आए, नहीं समझ में आया, फिर थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया, फिर पापा गए, पापा अच्छे से समझा के आए, ठीक है ना? 2-4 मतलब शुद्ध बढ़िया से अच्छे से सुनाई भी, है ना? कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन पूरी तरह से अभी भी समझ में नहीं आया। फिर मम्मी गई, और मम्मी ने तो ज्यादा बात ही नहीं की, उठाई चप्पल और दनादन लगानी शुरू कर दी, फिर सब कुछ समझ में आ गया। तो बाय द एंड समरी इज दिस, होता क्या है बेटा? यही तरीका जो होता है ना, ये एक्चुअल में कुछ मेटल्स का भी होता है। कुछ नॉन ऑक्सीडाइजिंग से रिएक्शन आसानी से दे देते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं हम नॉन ऑक्सीडाइजिंग से नहीं देंगे, हम तो ऑक्सीडाइजिंग से ही देंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले ऑक्सीडाइजिंग से भी नहीं देते, उनके लिए फिर एक्वारेजिया लाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो जो गोल्ड है Au, उन्हीं में से एक है जो इतनी आसानी से HNO3 से रिएक्शन देना पसंद नहीं करता नॉर्मल कंडीशंस में, और वो क्या करते हैं, फिर उसके लिए एक्वारेजिया लाया जाता है। क्या लाया जाता है बेटा? एक्वारेजिया लाया जाता है। 1 part HNO3, 3 part HCl। अभी आगे आएगा क्वेश्चन, अपन देखेंगे, है ना?
तो ये अपन जो एक्वारेजिया लाते हैं उसमें ये गोल्ड आराम से सॉल्युबल होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है बाकायदा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो एसिड्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्शन देना पसंद नहीं करता। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया भैया? गोल्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन P4O10 डिसॉल्व किया जाता है सब वाटर में, फाइनली एसिड बनाता है, कौन सा एसिड बनाता है? जल्दी से सोचो। तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा कि भाई क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूं। हाइड्रोलाइसिस आपने सुना ही है, क्या सुना है? हाइड्रोलाइसिस, ये बात समझ में आ गई? हाइड्रोलाइसिस जो होता है बेटा, इसमें यह बात ध्यान रखिएगा कि बहुत से, कुछ एक कंपाउंड को छोड़ दिया जाए तो बहुत से कंपाउंड जो होते हैं उनमें सेंट्रल एटम जो होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करता है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कैसी रहती है बेटा? रिमेन सेम। कैसी रहती है? रिमेन सेम। ये बात समझ में आ गई? जो अपनी क्या होती है बेटा कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज, ओके। और सेंट्रल एटम क्या करता है बेटा? सेंट्रल एटम बनाता है ऑक्सी एसिड। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक में ऐसा होता है, लेकिन 100 में से 99 में ऐसा होता है, तो इसको दिमाग में बैठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट फॉर ऑल, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक में ऐसा होता है, लेकिन 100 में से 99 में ऐसा होता है। क्या? जब भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा होगा किसी कंपाउंड का, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करेगा, अपनी रिमेन सेम जो भी है वो ऑक्सीडेशन सेम रखेगा और ऑक्सी एसिड पे फोकस करेगा कि मैं ऑक्सी एसिड बना लूं। P4O10 की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? P4O10। मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, क्या है? +5। अब मेरे पास जो फास्फोरस है उसके 3 ऑक्सी एसिड है, मान लो H3PO2, H3PO3, H3PO4। ये +1 है, ये +3 है और ये +5 है। अगर आप मेरे बताए हुए QSP पे फोकस करें तो आपके हिसाब से फाइनली इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए, फाइनली आपके हिसाब से, इस चीज के हिसाब से आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? ये +5 है, वाटर से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके फाइनली क्या बनाएगा? तो भैया +5 है, आई रिपीट, क्या है? +5 है, तो +5 वाला ही कंपाउंड बनाएगा, यानी कि H3PO4 बनाएगा। यानी कि क्या बनाएगा बेटा? H3PO4 बनाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब यहां पे मैं क्या लिखे देता हूं? H3PO4, और इसको मैं बैलेंस कर देता हूं। इसको मैं क्या कर देता हूं बेटा? बैलेंस कर देता हूं। कैसे? कितने फास्फोरस? 4 लगा दो यार, क्या? 4। कितने ऑक्सीजन? 16। यहां पे कितने हैं? अब कुछ धुरंधर बोलेंगे 11। कैसे? 10 और 1। गलत भाई, जिसको बैलेंस करना है उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो यहां पे कितने हैं? 10 और वहां पे कितने हैं? 16। तो बैलेंस कैसे होगा? यहां पे लगा दो 6। ये बात समझ में आई? अगर मान लो 11 लिख देते तो यहां पे 5 लगाते तो बैलेंस कहां होता? ये 10 होते, ये 5 होते, 15 ही तो होते, वहां तो 16 है। तो बैलेंस करने का होपफुली तरीका समझ में आ गया होगा, और आप चेक कर लो सब कुछ बैलेंस हो गया। यानी कि P4O10 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके फाइनली क्या बनाते हैं? 4 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब आगे जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी यहां खत्म नहीं हो रही। हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन मैं आपको एक और शानदार चीज बताता हूं।
कभी कभी क्या होता है, जब कोई रिएक्शन हो रही होती है तो एडवांस में, मेंस में नहीं, एडवांस में क्या किया जाता है, हाँ, उन रिएक्शन के बीच में बनने वाले जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, जो बीच बीच में बन रहे होते हैं, है ना, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आइए जरा उसके बारे में भी बात कर लें। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फास्फोरस है बेटा, ठीक है, जो आपस में किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ओके, देखते देखते पता चला हमें, अच्छा ये तो क्या है, P4O10 बन गया। क्या बन गया बेटा, P4O10। अब ये देखिए, जब हाइड्रोलाइज होता है तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान बीच बीच में कुछ अलग अलग कंपाउंड बनते हुए चलते हैं जो पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जरा ध्यान से देखना, मैंने मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक किया, तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो फास्फोरस पे कौन सी ऑक्सीडेशन है, +5, हां या ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो OH इधर आ जाएगा, और ये जो O दिखाई दे रहा है H+ इधर आ जाएगा, क्योंकि O पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि हो क्या रहा है। ये जो बॉन्ड है, जो POP बॉन्ड बना हुआ था, आई रिपीट, यहां पे क्या बना हुआ था बेटा, POP बॉन्ड बना हुआ था। ये बॉन्ड H2O मॉलिक्यूल आने की वजह से टूट गया, H2O मॉलिक्यूल आने की वजह से टूट गया, तो ये OH इस फास्फोरस पे आ गया, तो डबल बॉन्ड O पहले से था और एक OH आ गया। उसी तरह से यहां पे भी डबल बॉन्ड O पहले से था और ये H+ इस O- के साथ मिलके OH बन के इधर आ गया। अब जो प्रोसेस हमने यहां किया वही प्रोसेस हम यहां पे भी करेंगे। तो ये देखिए, इधर OH और इधर H, और ये देखिए ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। तो जब ये बॉन्ड ऐसे टूट गया तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहां पे क्या बना, हर एक पे डबल बॉन्ड O, और क्या आएगा बेटा, OH। क्या आएगा, OH। ओके, तो ये अपना एक बनकर के तैयार हो गया। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो है ना, ये कोई कंपाउंड नहीं बना यहां पे, ये तो मैंने आपको 1 बाय 1 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए समझाया कि देखो पहले ये टूटा फिर ये टूटा। एक्चुअल में हुआ क्या, कंपाउंड तो यहां से सीधे ये वाला फाइनल ये वाला बना। इसके यहां पे जब हमने हाइड्रोलाइज शुरू किया तो सबसे पहला जो कंपाउंड ये बनकर के तैयार हुआ वो फाइनली ये बनके तैयार हुआ। इसको हमने डाल दिया नंबर 1। ये बात समझ में आ गई? हाँ, आप सोचो कि इससे पहले ये बनाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो हमने बॉन्ड को समझाने के लिए 1 बाय 1 करके क्या किया, ब्रेक किया। पहले ये तोड़ा, फिर ये तोड़ा, एंड अल्टीमेटली इसको बना दिया। अब हम यहीं पे नहीं रुके, हाइड्रोलाइसिस अभी कंटिन्यू है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, यहां ये पीओपी 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 जो भी है सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। तो मान लो मैंने ये तोड़ दिया, यहां पे क्या हो गया बेटा, H+ आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, OH-। तो अब ये जो साइक्लिक फॉर्म थी ये भी देखो ऐसे टूट गई। और साइक्लिक फॉर्म जब ऐसे टूट गई तो साइक्लिक फॉर्म जब टूट गई तो ये फाइनली किस में बदल गई, लीनियर में बदल गई। तो PO ऐसे अपन ने कितनी बार रख लिए, 4 बार। अच्छा, यहां टर्मिनल पे P डबल बॉन्ड O है और ये OH है, ये OH है, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, ये OH है, ये OH है,
ये OH है और ये OH है, करेक्ट। तो POP 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 इस तरह से ये बन गए, ये दूसरा कंपाउंड बना। नाउ अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, हम आगे बढ़े। हमने फिर इसको हाइड्रोलाइज कराया, हमने इसको क्या किया बेटा, हाइड्रोलाइज कराया। सपोज टर्मिनल से बॉन्ड अलग हुए, इधर H आया और इधर OH आया, यस और नो, क्लियर है भाई। अब जब ये बना तो एक क्या हुआ, आप देखिए यहां पे आपको क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। H3PO4, 3 H दिखाई दे रहे हैं, 4 O दिखाई दे रहे हैं, एक फॉस्फोरस, H3PO4। तो एक H3PO4 अलग हो गया बन करके, बाकी यहां पर क्या बचा बेटा, POP, है ना। फाइनली वही डबल बॉन्ड और टर्मिनल वालों पर OH। ओके, नाउ वापस से हमने इसको हाइड्रोलाइज और आगे कराते रहे, तो यहां पे वही H प्लस और ये OH माइनस जैसे वहां हुआ। वापस से देखिए क्या हो रहा है, ये चीज अलग हो गई, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली यहां पे भी एक H3PO4 और अलग हो गया, और मेरे पास क्या बचा, फाइनली बचा POP डबल बॉन्ड OH OH OH। ओके, इसको मैंने नाम, वो ये 1 था, ये 2 था, इसको मैंने 3 बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, 4 बोल दिया। फाइनली लास्ट एंड फाइनल इसे भी हाइड्रोलाइज कराया, H प्लस OH माइनस आया, एंड फाइनली मुझे क्या बनता हुआ दिखाई दिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल में इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, एक ध्यान से देखिएगा, एक P4O10 हमने लिया था, जिसको हमने हाइड्रोलाइज कराया, जिसको हमने क्या कराया, हाइड्रोलाइज कराया। कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए, 1 2 3 4 5 और 6, और कितने H3PO4 का फॉर्मेशन हुआ, एक यहां बना, एक यहां बना, कितने हो गए, 2, और 2 फाइनली यहां बने, 4 H3PO4 का फॉर्मेशन हुआ, दैट्स ऑल। तो वो जो रिएक्शन हमने अभी यहां पे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से देखी थी डायरेक्ट, वो मैंने यहां पे एक्चुअल में मैकेनिज्म के थ्रू आपको बताई। अब यहां पे आप बोलेंगे वो तो सर सब सही है, क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, वो आपसे बोलेगा कि बताइए जब P4O10 का हाइड्रोलाइसिस होता है तो पहला कंपाउंड बीच में एज ए इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो आप बता दीजिए, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है साइक्लिक फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, साइक्लिक फॉर्म में मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है। ये देखिए, क्या आपको यहां पे HPO3 बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, HPO3 को हम मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। क्या यहां पे आपको HPO3 बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्या यहां पे आपको HPO3 बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, हाँ या ना। अच्छा वो थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं वहां पे, एक सेकंड, HOH उधर उल्टा लग गया, ये लो भाई, इसको सही कर देते हैं, ठीक है, जस्ट ए सेकंड। ये अपना POP हो गया, ये OH हो गया, ये O हो गया, ठीक है। और मान लो कि मैंने बॉन्ड को कहां से ब्रेक किया बेटा, जस्ट इमेजिन यहां से ब्रेक किया, ठीक है। अच्छा अभी मैं इसको HOH को वहां पे लगा नहीं रहा हूं, सिर्फ बिना HOH के बता रहा हूं,
जरा ध्यान से देखिएगा। अब सही है, क्लियर है भाई? ये देखिए अभी सही है, ये देखिए अभी सही है, हाँ या ना? तो बाय द एंड समरी इज दिस, मेटाफॉस्फोरिक एसिड की कितनी फॉर्म बन रही है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड की कितनी यूनिट जुड़ रही है? 4। तो ये एक कंपाउंड बन करके तैयार हो गया और आप इसको बोल सकते हैं साइक्लोटेट्रामेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोल सकते हैं? साइक्लोटेट्रामेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना? यानी कि साइक्लो बता रहा है कि एक साइक्लिक फॉर्म बनी है और टेट्रामेटाफॉस्फोरिक एसिड बता रहा है कि 4 यूनिट ने मिलकर के, मेटाफॉस्फोरिक एसिड की 4 यूनिट ने मिलकर के इस साइक्लिक फॉर्म का फॉर्मेशन किया है। अब आप यहां पे क्या करेंगे? इसको तोड़ दीजिए, यहां H+ लगा दीजिए, यहां OH- लगा दीजिए। अब कोई समस्या नहीं है, ठीक है? दूसरे कलर से लिखे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां पे H+ लगा दीजिए और यहां OH- लगा दीजिए। अब कोई समस्या नहीं है। और अब हमने इस चेन को क्या किया? ऐसे तोड़ दिया तो ये बन करके तैयार हो गया। अच्छा, ये बन के तैयार हो गया। अब इसको देखना और समझना ज्यादा समस्या वाला नहीं है। कैसे? फॉस्फोरिक एसिड है, हाँ या ना? हाँ। कितने यूनिट जुड़ी हुई हैं? 4। नाम बोलेंगे टेट्रापॉलीफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? टेट्रापॉलीफॉस्फोरिक एसिड। यहां कितनी यूनिट जुड़ी हुई है? 3। ट्राइपॉलीफॉस्फोरिक एसिड। यहां कितनी जुड़ी हुई है? 2। तो इसके 2 नाम है, या तो डाई फॉस्फोरिक एसिड बोल दो या बोल दो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोल दो? पायरो। अब मेरे देवदासों पारो पारो मत करना, दिस इज नॉट पारो, दिस इज पायरो। तो ये हो गया साइक्लिक टेट्रामेटाफॉस्फोरिक, ये हो गया टेट्राफॉस्फोरिक, ये हो गया ट्राइफॉस्फोरिक क्योंकि 3 यूनिट है, डाइफॉस्फोरिक या पायरोफॉस्फोरिक, एंड फाइनली दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। तो अब आप समझ गए होंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बीच बीच में कौन कौन क्या क्या बने। और क्या करेगा वो? आपको बोल देगा, एक ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा ये P4O10 है, हाँ है। वाटर से रिएक्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है। यहां पे बना A, फिर बना B, फिर बना C, फिर बना D, फिर बना E। और बोलेगा बताओ यहां पे ABCDE कौन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म बता दी है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा भाई, कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना? इस तरह के इंटरमीडिएट पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। अभी भी कह रहा हूं कहानी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि और भी धांसू चीज बताने जा रहा हूं। ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। क्या? यूजुअली हम क्या करते हैं? P4O6 और P4O10, ठीक है ना, पढ़ करके खत्म कर देते हैं। पढ़ाने वाले भी अक्सर P4O6 और P4O10 बता करके खत्म कर देते हैं। कहानी इससे भी आगे है। P4O6, P4O7 भी होता है, P4O8 भी होता है और P4O9 भी होता है। ये बात समझ में आ गई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से देखिएगा, हमें इन सबके हाइड्रोलाइसिस पता होने चाहिए। अब आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये सारे हाइड्रोलाइसिस पता होने चाहिए? जी हां, हर एक के हाइड्रोलाइसिस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एडवांस एक्चुअल में रिएक्शन का खेल है और कुछ नहीं है। एडवांस केवल और केवल रिएक्शन का खेल है। इनऑर्गेनिक में खूब अच्छे से खूब रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस्मत आपकी अच्छी होगी तो हो सकता है थ्योरी बेस्ड पूछ लिए जाए, अदरवाइज तो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की पूछे जाने की होती है, ठीक है ना? चलिए, तो P4O6 और P4O10 सब बताते हैं, सब पढ़ते भी हैं। बीच में क्या होता है आइए जरा उसको भी समझते हैं। तो भाई देखो, इसको रटवाने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरह से ट्रिक बताते हैं। मैं कहता हूं आओ हम लॉजिक के साथ चलते हैं। किसके साथ चलते हैं? लॉजिक के साथ चलते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? अरे बड़ा धांसू लॉजिक है। कैसे? जरा ध्यान से सुनना।
अगर हाइड्रोलाइसिस पर आप क्या चाहते हो, कंट्रोल चाहते हो, कमांड चाहते हो कि हाइड्रोलाइसिस आपके कमांड में रहे, बस में रहे, तो आपको एक चीज का साथ कभी नहीं छोड़ना है, और वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आ रही है? हाँ। और आईओसी अगर कमांड चाहते हो तो मेरा साथ मत छोड़ना, और क्या कहते हैं, जस्ट किडिंग। और अगर क्या कहते हैं इस रिएक्शन, ये हाइड्रोलाइसिस को समझना चाहते हो तो मेरे भाई ऑक्सीडेशन का साथ मत छोड़ना। क्या मतलब, आइए जरा देखते हैं। ये P4O6 है, हाँ है। इसमें चारों फास्फोरस की ऑक्सीडेशन क्या है सर? +3 है। चारों फास्फोरस की ऑक्सीडेशन क्या है? +3 है। ओके, क्लियर है भाई? चलिए, तो अब ये P4O6 है और चारों फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। तो जब मैं हाइड्रोलाइज करूंगा तो +3 वाला ही कंपाउंड बनेगा, और +3 वाला कंपाउंड होता है H3PO3। H3PO3 जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा आगे का। क्या, अब P4O7 पे चलते हैं। तो P4O7 का मतलब क्या हुआ? P4O7 का मतलब हुआ कि कोई भी एक फास्फोरस पे, चारों में से किसी एक फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। अब ये जिस पे जुड़ा हुआ है वो +3 से +5 हो गया। अब वो क्या हो गया? पहले +3 था जब तक P4O6 था, अब ये P4O7 है, ये +5 हो गया। तो अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, कितने +5 सर? 1। और कितने +3 सर? 3। तो वेरी सिंपल, यहां पे 4 H3PO3 बने थे, क्योंकि पिछली बार 4 +3 वाले फास्फोरस थे। इस बार 3 H3PO3 बनेंगे, क्योंकि +3 वाले 3 हैं, और एक बनेगा H3PO4। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मान लो कि यहां पे डबल बॉन्ड O जुड़ा, तो अब ये P4O7 से P4O8 हो गया। पहले P4O6 था, फिर P4O7 हुआ, अब P4O8 हो गया। कहने का मतलब है +5 यहां पर कितने हो गए? 2 हो गए, और +3 भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये 2 H3PO3 हो गए, और ये 2 H3PO4 हो गए। वेरी सिंपल, कह रहा हूं ना, ऑक्सीडेशन का साथ मत छोड़ना। अब यहां पे क्या हुआ कि एक और डबल बॉन्ड लगा O, और ये अब यहां पे P4O9 हो गया। तो अब +5 वाले 3 हो गए, और एक +3 वाला हो गया। फाइनली ये भी हमने हटा दिया, और यहां पे भी हमने डबल बॉन्ड O लगा दिया, और ये भी अब +5 हो गया। हाँ या ना? तो अब 4 फास्फोरस क्या हो गए बेटा? +5 वाले हो गए, यानी कि 4 H3PO4 हो गया। दैट्स ऑल। तो अब इसको रटवाने वाले कैसे रटवाते हैं बेटा? रट लेना, 4 3 2 1, 4 3 2 1। मैं कह रहा हूं क्यों रटूं, जब मेरे पास एक सिंपल सा अच्छा सा लॉजिक है जो इन सब चीजों को बड़े आराम से सॉल्व करवा रहा है, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना सा कहना था। तो ये हाइड्रोलाइसिस जो भी है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस करके रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओस्वाल्ड प्रोसेस है और नाइट्रिक एसिड हमें बनाना है साहब, है ना? तो किसका हमें कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराना है? आइए जल्दी से सोचिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, जल्दी से सोचिए। सो फाइनली आप लोगों ने आई थिंक आंसर सोच लिया होगा। आइए देखे लेते हैं, बहुत सिंपल सा है बेटा। अमोनिया, क्या? अमोनिया। जब आप अमोनिया को ऑक्सीडाइज कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ
कैटलिस्ट। बात समझ में आ रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में फाइनली यहां पे क्या बनता है बेटा, NO बनता है और क्या बनता है, H2O बनता है। ये एक्चुअल में पहला स्टेप होता है। अगर रिएक्शन को यहीं पे रोक दिया जाए तो ये NO की जनरल मेथड प्रिपरेशन भी कहलाती है, और अगर इस रिएक्शन को आगे बढ़ने दिया जाए तो फाइनली ये HNO3 बना करके ही दम लेता है। तो ये ओस्वाल्ड प्रोसेस होता है जिसमें हम अमोनिया के लिए अमोनिया को यूज करते हैं HNO3 बनाने के लिए। यहां पे इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, बताइए यूज ऑफ अमोनिया। तो याद रखना, अगर यूज ऑफ अमोनिया कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें याद रखना एक ऑप्शन हो सकता है ये भी मिले कि HNO3 बनाने में इसका यूज होता है। तो भाई ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HNO3 और P4O10 आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, जल्दी से सोचिए, फिर मैं आपको इसके बारे में एक बहुत अच्छी सी चीज बताऊंगा। तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा आंसर, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या है। देखिए P4O10 जो होता है वो एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट वही वाटर को है ना अलग करने वाला, ठीक है ना। तो जब HNO3 की P4O10 से रिएक्शन होती है तो फाइनली HPO3 बनता है। ये तो आपको पता ही है, सामने दिखाई दे ही रहा है। मुद्दे की बात यह है हाँ कि यहां पर और क्या बनता है, तो आप ऐसे समझिए कि ये जो HNO3 है, आई रिपीट, ये जो HNO3 है, ये HNO3 वाटर निकालने के बाद, देखिए अकेले मॉलिक्यूल से तो वाटर निकलने से रहा, मैं यहां पे क्या करता हूं, दो मॉलिक्यूल लिए लेता हूं। अब दो मॉलिक्यूल मैंने यहां पे ले लिए और इसमें से वाटर को निकाल दीजिए। तो एक वाटर मैंने निकाल दिया H2O, तो 2 H गए, 1 O गया, बाकी क्या बचा, 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन में से 1 गया, क्या बचा, 5 ऑक्सीजन, यानी कि N2O5। N2O5 जो होता है बेटा वो वो एनहाइड्रिक फॉर्म होती है किसकी, HNO3 की। ये बात समझ में आ गई। तो फाइनली जब P4O10 HNO3 रिएक्ट करेंगे तो P4O10 HPO3 तो बनाएगा, वो तो खुद उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वाटर को लेकर के, और उसके सारे वाटर को निकाल करके उसको एनहाइड्रिक फॉर्म में बदल देगा, दैट इज N2O5। ये बात समझ में आ गई। बाकी N2O5 आपको पता ही है कि जब ये सॉलिड होता है तो ये कैसे बनता है, ये किस में ब्रेक होता है, NO2+ और NO3- में। और जब आप इसका हाइड्रोलाइज करा दोगे तो आपको पता है हाइड्रोलाइज यानी कि HOH बोलना सीख लो, H+OH- बोलना शुरू कर दो H2O के बजाय, फायदे में रहोगे। तो HOH में आप देखिए H+ कहां भागेगा, यहां, और OH- कहां भागेगा, यहां। तो अब आप देखिए OH NO2- से जुड़ करके क्या बनाएगा, HNO3, OH और NO2- आप चेक कर लीजिए HNO3, और ये H+ इससे जुड़ के क्या बनाएगा, HNO3, यानी कि HNO3 के टोटल कितने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, 2, हां या ना। ये देख लीजिए मैंने शुरुआत में 2 ही लिए थे, तो रिएक्शन को अपन ने उल्टा दौड़ा दिया, समझ में आया। तो 2 यानी कि N2O5 हाइड्रोलाइज होने पे HNO3 बनाता है, और सबसे मजे की बात, वही मेरा कंसेप्ट लगा दो, ऑक्सीडेशन +5, यहां बनने वाले ऑक्सी एसिड की ऑक्सीडेशन भी क्या है, +5। तो कुछ एक कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, अदरवाइज नॉर्मली हाइड्रोलाइसिस के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम। अब वो कंपाउंड कौन से हैं मुझे पता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, चिंता ना करें, बताएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, एक कंपाउंड है A undergoes hydrolysis to produce a colorless gas with rotten fish smell. The gas gives vortex ring. The gas is
जल्दी से सोचिए कि वो क्या है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से सोचिए। एक कंपाउंड है बेटा ए, और वो हाइड्रोलाइज हो रहा है, कलरलेस गैस दे रहा है, रोटन फिश स्मेल आ रही है उसमें से, ठीक है ना, जो गैस बन रही है उसमें से क्या आ रही है बेटा, रोटन फिश स्मेल आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, एंड फाइनली वो जो गैस है वो वोर्टेक्स रिंग देती है। क्या देती है? वोर्टेक्स रिंग। तो बताइए वो कंपाउंड कौन सा होगा जो यहाँ पे जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि वो गैस कौन सी होगी जिसका यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो एज यूजुअल वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से इसका आंसर सोचिए। तो होपफुली आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये, कैसे है। जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे मुझे दो हिंट मिले। एक मिला मुझे रोटन फिश, ओके, और एक मिला मुझे वर्टेक्स रिंग, जिनसे मैंने पहचान लिया कि यहां पे किस गैस की बात हो रही है। इसीलिए कह रहा हूं कि थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत इंप्रूव करके जाइएगा, बहुत स्ट्रांग करके जाइएगा। कई रिएक्शंस आपको उसी से सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, स्पेशली ब्लॉक केमिस्ट्री की, ओके। और सॉल्ट एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करके जाइए। अगर ब्लॉक केमिस्ट्री को आप स्ट्रांग करना चाहते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस बैकबोन है, ये बात ध्यान रखना। चलिए, विदाउट सॉल्ट एनालिसिस ब्लॉक केमिस्ट्री आप सिर्फ रटेंगे और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए तो जरा ध्यान से देखिएगा, आंसर क्या आ रहा है, PH3 आ रहा है। अब आइए कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, जरा ये सब क्या है, वर्टेक्स रिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आइए जरा ध्यान से सुने लेते हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है और ये सारा मैं डिस्कशन आगे और डिटेल में करूंगा, लेकिन यहां जितना दिया है उतना बात कर लेते हैं। देखिए PH3 जो होती है उसकी रोटन फिश स्मेल होती है, नंबर 1। और ये वर्टेक्स रिंग क्या है, ये जो PH3 होती है, आई रिपीट, ये जो PH3 होती है और स्पेशली ये इम्प्योर होती है। जब कैसी होती है बेटा, इम्प्योर PH3 जो होती है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, एयर से रिएक्ट करती है, तो यहां पे P2O5 का फॉर्मेशन होता है। और ये एक तरह से क्या होते हैं बेटा, गोल गोल धुएं के छल्ले जैसा बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही हम क्या करेंगे, मान लो हमने क्या किया, हाँ, PH3 को अपने एयर के कांटेक्ट में लाए। किसके कांटेक्ट में लाए बेटा, PH3 को किसके कांटेक्ट में लाए, एयर के कांटेक्ट में लाए। तो ये PH3 और एयर आपस में मिलकर के क्या करेंगे, हाँ, इस तरह से धुएं के छल्ले बनाते हुए दिखाई देंगे, रिंग बनती हुई दिखाई देंगी, जिनको हम वर्टेक्स रिंग कहते हैं। इनका क्या यूज होता है, क्या नहीं होता है, अभी अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, नीड नॉट टू वरी। जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये PH3 जो होता है एयर से रिएक्ट करके P2O5 के गोल गोल सर के छल्ले बनाना शुरू करता है, रिंग्स बनाना शुरू करता है, जिसको हम वर्टेक्स रिंग कहते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन में मुझे इन दोनों से हिंट मिल गया था कि भैया हो ना हो ये क्या होना चाहिए, PH3 गैस होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। दो कॉलम दिए हुए हैं और इनमें कॉपर दिया है, जिंक दिया है और उसकी रिएक्शन HNO3 के साथ दी गई है, ठीक है ना। जरा इनको बहुत ध्यान से अच्छे से देखिएगा, ओके। चलिए, तो होपफुली आपने आंसर निकाल लिया होगा। आइए क्रॉस चेक कर लीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, आई रिपीट, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, चाहे वो लक्ष्य में पढ़े हो, प्रयास, प्रहार, जिसमें भी पढ़े हो, हाँ, तो मैंने याद करिए कुछ QSP बताए थे, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट्स दिए थे आपको, और मैंने उसमें रिएक्शंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है वो भी बताया था। अब जिसने नहीं पढ़ा है, आइए थोड़ा सा एक छोटा सा हिंट दिए देते हैं, ताकि कम से कम ज्यादा ना सही तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाए, ठीक है। जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, होता क्या है कि दो तरह के एसिड होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है और एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। तो हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एसिड की। तो ये जो मेटल है, हाँ, जब ऑक्सीडाइजिंग एसिड रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के नाम पे मान लो हमने क्या ले लिया बेटा, HNO3। अब HNO3 कंसंट्रेशन के बेसिस पे अलग अलग तरीके का होता है। आई रिपीट, HNO3 कंसंट्रेशन के बेसिस पे बेटा अलग अलग तरीके का होता है। 70% HNO3 जिसको आप
कंसंट्रेटेड HNO3 के नाम से जानते हैं, 20% HNO3 जिसको आप डाइल्यूट HNO3 के नाम से जानते हैं, 6% HNO3 जिसको आप वेरी डाइल्यूट HNO3 के नाम से जानते हैं। किसी भी कंडीशन में मेटल कंडीशन अप्लाई जो पीबी से ऊपर हो, जो कहां से ऊपर हो बेटा, पीबी से ऊपर हो, किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में। अभी मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज बोली थी ना, लीके काका नाना मंगोलिया मन जान के फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा आगे और। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है, मेटल above the PB in रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये मेटल जब रिएक्ट करेगा बेटा, तो एक तो मेटल नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट बनेगा। ये बात समझ में आ रही है, क्या बनेगा लाला, मेटल नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा, ये तो क्या है, फिक्स है। लेकिन साथ में और क्या बनेगा, अगर 70% है तो NO2 बनेगा, 20% है तो N2O बनेगा, और अगर मान लो 6% है तो यहां पे साथ में क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। और अमोनिया बेस होने की वजह से, क्या होने की वजह से, बेस होने की वजह से, और मीडियम एसिडिक होने की वजह से फाइनली किस में बदल जाएगा, NH4NO3 में बदल जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन, कौन सी कंडीशन बेटा, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन जरा ध्यान से अच्छे से समझिएगा कि दूसरी कंडीशन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिमाग घूम गया बोर्ड का, उसने कमांड लेने से ही मना कर दिया, नहीं अब धीरे धीरे काम कर रहा है, बेचारे का दिमाग चकरा गया था कि ये क्या कर रहे हैं भैया। चलो ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखना कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। चलिए, यहां पे हम जो मेटल लेंगे वो क्या करेंगे, हाँ, पीबी और बिलो दी पीबी इन रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, 70, 20 और 6। 70 के साथ जो होना था यहां वही वहां पे भी होगा, 20 के साथ थोड़ा सा अलग काम होगा। यहां पे पहले क्या बन रहा था, N2O, वहां पे क्या बनेगा, NO। और 6% में यहां पे क्या हो रहा था, पहले ये सब कुछ बन रहा था, यहां तो रिएक्शन ही नहीं होगी। आंसर इज नो रिएक्शन। मैंने कहा ना, जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाती है, ठीक है ना, किसी भी एसिड के साथ। ध्यान से देख लो। ओके, तो अब आपको ऐसे समझना है, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया है तो अब आप जरा इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को ना आप हंसते खेलते खत्म कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कोई मैंने अपनी तरफ से फ्रेम नहीं किया है, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अलग बात है कि मैंने वहां पे बहुत से क्वेश्चंस में ईयर नहीं डलवाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई अपने दिल से बना दिया, दिमाग से बना दिया क्वेश्चन, नहीं, ये एडवांस में, मेंस में एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है। जरा इनको ध्यान से अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाय द वे ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये जिंक है और ये कॉपर है, तो जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में पीबी से ऊपर है, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में पीबी से नीचे है। ये बात समझ में आ गई, हाँ आ गई। अच्छा, ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, ये वेरी डाइल्यूट है। अब यहां पे उसने दो वर्ड लिखे हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, यानी कि एक को हम मानेंगे 70% और एक को हम मानेंगे 20%। तो अगर मैं जिंक की बात करूं, किसकी बात करूं, जिंक की, तो कंसंट्रेटेड के साथ, किसके साथ, कॉन्क HNO3, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड के साथ मेटल नाइट्रेट तो देखो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बनेगा, NO2, और डाइल्यूट के साथ क्या बनेगा, N2O, क्योंकि पीबी से ऊपर है। कॉपर पीबी से नीचे है। देखिए, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कंसंट्रेटेड के साथ यहां पे क्या होगा, NO2 ही बनेगा, लेकिन डाइल्यूट के साथ कहानी बदल जाएगी,
N2O ना बन करके NO बनेगा, और यही चीज हमने यहां पे पढ़ी है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? तो ये 70% वाला हो गया, और ये अपना कौन सा हो गया, 20% वाला हो गया। इसी तरह से ये हमारा 70% हो गया, और ये हमारा 20% एक तरह से हो गया। अब आइए जरा मिलाए लेते हैं। ए कॉपर डाइल्यूट HNO3, देखो भाई इसका S तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, Pb होगा। ये बात समझ में आ गई? साथ में क्या होगा बेटा, Pb होगा। डाइल्यूट है ना, तो S और P दोनों होना चाहिए। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। कॉपर, कॉपर कंसंट्रेटेड है, तो HNO3 के साथ देखो S तो होगा ही होगा, हाँ या ना? और कंसंट्रेटेड है तो साथ में और क्या होगा साहब, Qb होगा, यानी कि NO2 भी होगा। यानी कि B का क्या होना चाहिए, S और Q होना चाहिए। ठीक है, अभी अपन मैच भी कर लेंगे, देखते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जिंक को देखिए, डाइल्यूट HNO3 है, क्या है, डाइल्यूट HNO3, तो भैया T तो होगा ही होगा। क्या होगा, T तो होगा ही होगा। ZnNO3 होल ट्वाइस, ये तो होगा ही होगा। और डाइल्यूट है तो साथ में क्या होगा, N2O होगा, यानी कि R। रीजन क्या कहते हैं, ये जिंक जो है मेटल Pb वाले से ऊपर N2O है ना। अच्छा, इसी तरह से जिंक प्लस कंसंट्रेटेड में देख लीजिए क्या होगा बेटा, T तो होगा ही होगा, और आपका कंसंट्रेटेड HNO3 है तो साथ में क्या होगा, Qb होगा। क्या होगा, Qb होगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ए का क्या हो गया, P और S। ए का, एक मिनट, ए का क्या हो गया, P और S, पहला वाला मैच कर रहा है। B का क्या हो गया, QS, दूसरा भी मैच कर रहा है। C का क्या हो गया, RT, तीसरा भी मैच कर रहा है। D का क्या हो गया, QT, ये भी मैच कर रहा है। यानी कि फाइनल आंसर साहब हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें मैंने सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ाई थी, और ये सारी चीजें मैंने ब्लॉक केमिस्ट्री के आसपास भी बताई थी। तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैंने एक लाइन बोली थी, अगर आपको याद हो, कि सॉल्ट एनालिसिस एक तरह से बैकबोन होता है किसका, ब्लॉक केमिस्ट्री का। तो सॉल्ट एनालिसिस अगर पढ़ लोगे, ये सारी बातें हम सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा देते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी साहब, ये आ गया एक और क्वेश्चन हमारा, और जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए। अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये वो फलाना ढिमाका क्या हो रहा है, आइए जल्दी से सोचिए। तो होपफुली आप सब लोगों ने अच्छे से सोच लिया होगा। आइए देखते हैं। बेटा ये ओस्वाल्ड मेथड है। क्या है, ओस्वाल्ड मेथड है। अब भी थोड़ी देर पहले याद करिए, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अमोनिया है, ऑक्सीजन से कैटालाइटिक अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है प्लेटिनम के प्रेजेंस में। अरे हाँ या ना? तो यहां पे जो ए है, आई रिपीट, यहां पे क्या है, ए। चलो मैं पूरी रिएक्शन बेसिस पे काम करता हूं। अमोनिया है, ऑक्सीजन है, आपस में मिलकर के क्या करेंगे बेटा, यहां पर सबसे पहले बनाएंगे NO, और साथ में बनेगा H2O। ये बात समझ में आ गई? देन उसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो NO है, हाँ, ये क्या करेगा, यहां पे ये देखिए, ये जो A है, ये A है, ये अगेन ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। जब ये अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो फाइनली यहां पे क्या बना रहा है बेटा, NO2 बना रहा है, यानी कि B। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? यहां तक कोई समस्या? अरे हो जाएगा। देन उसके बाद आगे क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो NO2 बना है बेटा, ये आगे तीसरे स्टेप में जाएगा। ठीक है ना, ये जो NO2 आगे बना है ना, ये क्या करेगा बेटा, आगे तीसरे स्टेप में जाएगा, एंड फाइनली वहां पे H2O से रिएक्ट करेगा। अब यहां पे थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, O2 छपा हुआ है। ठीक है ना, आइए जल्दी से इसको क्या करते हैं, करेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। यहां पे क्या होना चाहिए बेटा, H2O होना चाहिए। ओके, जस्ट ए सेकेंड, ये लो। हाँ, तो यहां पे फाइनली क्या बनेगा बेटा, HNO3 बनेगा, और साथ में फाइनली निकलेगा NO।
तो कुल मिलाकर के होता क्या है बेटा, HNO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एंड फाइनली अब आप कह सकते हैं कि यहां पे A कौन था, यहां पे A था NO, B कौन होगा, B होगा NO2, करेक्ट, और अपना C कौन होगा बेटा, HNO3। तो आइए इसी सीक्वेंस को देखे लेते हैं कि इसमें ABC कहां क्या क्या दिया हुआ है। भाई सेकंड ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, यानी कि फाइनल आंसर सेकंड होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना बेटा कि कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करते जाओ, फायदे में रहोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, SbCl3 है, BiCl3 है, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं साहब, और ये जानना चाहते हैं कि हाइड्रोलाइसिस पे क्या देगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि ये क्या देगा। तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा भाई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये SbCl3 है और ये BiCl3 है, ये बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, इनके क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइज होने की जो टेंडेंसी है उसमें थोड़ी कमी आती चली जा रही है। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइज ना होकर के ये क्या होंगे बेटा, पार्शली हाइड्रोलाइज होंगे। एंड फाइनली ये वाटर से रिएक्ट करके, आई रिपीट, किससे रिएक्ट करके बेटा, वाटर से रिएक्ट करके फाइनली ये SbOCl और BiOCl का फॉर्मेशन करेंगे, और साथ में क्या करेंगे बेटा, HCl भी निकाल देंगे। इनके नाम होते हैं बेटा, जैसे Sb वाले का नाम होगा एंटीमोनाइल क्लोराइड, उसी तरह से बिस्मिथ वाले का नाम होगा बिस्मिथाइल क्लोराइड, ओके। तो ये व्हाइट कलर की टर्बिडिटी शो करते हैं। दोनों कैसे होते हैं बेटा, व्हाइट कलर के होते हैं, और क्या शो करते हैं, टर्बिडिटी शो करते हैं। अब आप बोलेंगे टर्बिडिटी क्या होता है, देखो बेटा पीपीटी और टर्बिडिटी दोनों एक अलग चीज है। दोनों में ही क्या होता है, कंपाउंड पानी में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है, क्या, पीपीटी नीचे सेटल हो जाता है, टर्बिडिटी में कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल तो होता है, लेकिन वो नीचे सेटल ना होकर के ऐसे ऐसे पार्टिकल फॉर्म में, ठीक है ना, उसमें घूमता रहता है। तो कुल मिलाकर के ये SbCl3 और BiCl3 पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, एंड फाइनली ये बनाते हैं SbOCl और BiOCl, ओके। ये भी मैंने सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाया हुआ था, अगर आपको याद हो तो। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखना है भाई विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। तो होपफुली आपने इतनी देर में सोच लिया होगा। आइए शुरू करते हैं जल्दी से। ये थोड़ा सा मेमोरी बेस है, क्या है बेटा, मेमोरी बेस, बात समझ में आ रही है। इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि नहीं हम कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन मैंने डाला है तो जानबूझ करके डाला है, सोच समझ के डाला है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 101% करके जाइएगा, फायदे में रहेंगे। तो जैसे मेमोरी बेस है भाई, पहला सही है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी अल्फा की जो होती है वो अल्फा सल्फर, देखिए दोनों एलोट्रॉप होते हैं, अल्फा और बीटा सल्फर, ठीक है ना। तो अल्फा वाले की अप्रॉक्स होती है 2.06 और बीटा वाले की होती है 1.98 समथिंग होती है, जितना मुझे याद है। अच्छा, टॉक्सिक नेचर की बात करें तो भैया नो डाउट व्हाइट फास्फोरस टॉक्सिक होता है, रेड फास्फोरस टॉक्सिक होता ही नहीं है, नॉन टॉक्सिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट में बेटा क्या कहते हैं, बीटा ज्यादा रखता है, अल्फा कंपैरेटिवली कम रखता है। तो इसने इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है, अच्छा सॉरी इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है ना इसने, हाँ फिर ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, मैंने सोचा करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा है। तो भाई देखो ये तो करेक्ट है, ठीक है ना, अल्फा वाला ज्यादा रखता है बीटा से, ठीक है ना, ये भी सही है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट वाला मामला क्या है, इनकरेक्ट है, हाँ, क्योंकि बीटा का ज्यादा होता है अल्फा से। और व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है साहब, व्हाइट फास्फोरस वाले की ज्यादा होती है, किससे, रेड वाले से, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर व्हाइट देन रेड देन ब्लैक, ओके। तो एक बात ध्यान रखना,
जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है यार, इनकरेक्ट को हमने करेक्ट पढ़ा, करेक्ट को हमने इनकरेक्ट पढ़ा। ऐसी कंडीशन में कायदा ये कहता है कि जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें, मार्क कर लें, ये पता रहे, ये याद रहे कि भाई आखिरकार पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है, ये पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है एक्वारेजिया के बारे में कि भाई कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि भाई इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं। जल्दी 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 थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए, तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं। भाई ये कहता है कि गोल्ड रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वारेजिया प्रोड्यूस NO2 गैस इन एब्सेंस ऑफ, यह गलत है, हटाओ इसको। तो रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वारेजिया प्रोड्यूस एनायन हैविंग AuN+3 ऑक्सीडेशन, ये बात सही है। कैसे? यहां पे बनता है बेटा HAuCl4, तो इसमें गोल्ड की जो ऑक्सीडेशन है वो नो डाउट क्या हुई भाई, +3 हुई। ये बात बिल्कुल सही है। एक्वारेजिया को बनाया जाता है कैसे भाई, 3:1, बिल्कुल सही है। 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, ये भी सही है। अच्छा, येलो कलर ऑफ एक्वारेजिया इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NOCl एंड Cl2, ये भी बात बिल्कुल सही है। धीरे धीरे जब ये ब्रेक हो रहा होता है तो इसमें NOCl और Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो इसमें क्या होता है, येलो कलर अपीयर होता रहता है। तो येलो कलर जो इसका होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस होता है। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो 2, 3, 4 जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन ऑफ HNO3 विद P4O10, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले आप सोच लीजिए कि ये कह क्या रहा है, करना क्या है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो होपफुली आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सोच लिया होगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए वो ये कह रहा है कि HNO3 और P4O10 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाते हैं। ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, अगर आपको याद हो। HNO3 है और आपका P4O10 है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, HPO3 बना रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं बेटा, N2O5 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? N2O5 बना रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब पहली वाली लाइन को कंपेयर करिए। देखिए पहली वाली लाइन में क्या है, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ P4 एंड HNO3। क्या P4 HNO3 को आपस में रिएक्ट करके क्या हम N2O5 बना सकते हैं? ये कहना चाह रहा है। तो याद दिला दूं मैं आपको, एक QSP है। क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, वो QSP हमारा क्या है। कल भी बताया था, याद करिए, बोरॉन फैमिली जब पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था कि नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड के जब कांटेक्ट में आते हैं तो फाइनली एक ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? एक ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, होगा क्या कि जब हम यहां पे इसकी रिएक्शन कराएंगे, आई रिपीट, जब हम यहां पे इसकी क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा, H3PO4 का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा? H3PO4 का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब है ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H3PO4 बनाएंगे और साथ में क्या होगा बेटा, NO2 का फॉर्मेशन होगा। तो वो ठहरा N2O5, ये ठहरा NO2, आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो पहला इसका आंसर नहीं होगा। आइए दूसरा, N2O5 जो बना है वो डायमैग्नेटिक होता है। हाँ, बात बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट, क्या N2O5 में NN बॉन्ड होता है? नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट इसका नहीं होगा। अब बात आती है रिएक्ट विद सोडियम मेटल प्रोड्यूसिंग ब्राउन गैस। आइए जरा ये देखे लेते हैं। ये कह रहा है कि वो जो N2O5 है, जब आप इसको किससे रिएक्ट कराओगे, सोडियम से रिएक्ट कराओगे। किससे रिएक्ट कराओगे बेटा? सोडियम से रिएक्ट कराओगे। तो वो सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा है कि यहां पर क्या बनेगा। आई रिपीट, यहां पर क्या बनेगा? अगर सोडियम मेटल N2O5 से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? ब्राउन गैस बनेगी। हाँ साहब बनेगी, NO3 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, NO2 बनेगा। तो ये ब्राउन गैस बिल्कुल इसका फॉर्मेशन होगा, 101% इसका फॉर्मेशन होगा। ये बात समझ में आ गई। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इसका फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा,
2 और 4 दोनों हो गए। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट formed in the reaction of SOCl2 with white phosphorus is। बेटा ये क्वेश्चन जब मैं ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था कि इस तरह के पूछे जाते हैं, अभी मेंस में भी आया था, तब भी पूछा गया था, मेंस में भी ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फाइनली ध्यान रखना, P4 जब क्या करेगा बेटा, SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो फाइनली वो क्या बनाएगा, PCl3 बनाएगा। क्या बनाएगा, PCl3 का फॉर्मेशन करेगा। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक पड़ा हुआ है, येलो ब्राउन कलर अपीयर हो जाएगा, किस वजह से, कंसंट्रेटेड HNO3 पड़े पड़े येलो ब्राउन कलर अपीयर हो जाता है, किस तरह से, जल्दी से सोचिए। तो फाइनली मैं आंसर बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। HNO3 जो होता है बेटा वो धीरे धीरे ब्रेक होता रहता है, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, लाइट, सनलाइट, वो ब्रेक होता रहता है और NO2 रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से, जिसके बनने की वजह से क्या होता है बेटा, येलो ब्राउन कलर अपीयर हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ P4 विद X लीड्स सेलेक्टिवली क्या बनाएगा, टू P4O6, द X इज। अब बताइए P4 की रिएक्शन किससे कराऊं, आई रिपीट, P4 की रिएक्शन में किससे कराऊं कि यहां पे P4O6 का फॉर्मेशन हो जाए, किसका फॉर्मेशन हो जाए, P4O6 का। तो भाई फॉर योर का इंफॉर्मेशन, नोट्स पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उसमें साफ लिखा है एयर से रिएक्शन कराते हैं। तो एयर का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो फाइनली यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन यानी कि एयर से रिएक्शन करा रहे हैं। किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एयर से। तो एयर का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो फाइनली रिएक्शन में क्या बनेगा, P4O6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। सबसे ज्यादा जो स्टेबल फॉर्म होती है किसकी, फॉस्फोरस की, वो कौन सी होती है। तो देखो भाई, रिएक्टिविटी के मामले में व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन उससे कम कौन होता है, रेड, और सबसे कम कौन होता है, ब्लैक। तो जो रिएक्टिविटी में सबसे कम है यानी कि वो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ब्लैक फॉस्फोरस। और बेटा ये भी क्या कहते हैं, थोड़ा सा मेमोरी बेस है, ऐसे पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जरा ध्यान से देखना, प्यूरिफिकेशन ऑफ PH3 नेसेसरी है, क्यों। देखिए जो प्योर PH3 होता है वो नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, लेकिन इम्प्योरिटी की वजह से वो कैसा हो जाता है, इन्फ्लेमेबल हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है। तो हम चाहते हैं कि वो नॉन इन्फ्लेमेबल ही रहे, तो उसमें से इम्प्योरिटीज को हटाना जरूरी है। तो कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जिनकी वजह से वो कैसा होता है बेटा, इन्फ्लेमेबल होता है। ओके, अच्छा, प्योर PH3 अगर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना भाई। ओह जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया भाई, अगर मैं चाहता हूं प्योर PH3 बनाना है, आई रिपीट, क्या बनाना है, प्योर PH3, तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को ले लीजिए, ठीक है, H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए, क्या हो जाएगा, PH3 बनकर के तैयार हो जाएगा, वो भी कैसा, प्योर। अच्छा, इसी तरह से फॉस्फोनियम आयोडाइड को ले लीजिए, किसके साथ, KOH के साथ, क्या बनकर के तैयार हो जाएगा, प्योर PH3 बनकर के तैयार हो जाएगा। साथ में जो निकलना है निकलता रहेगा, Ki निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि प्योर PH3 किससे बनेगा, प्योर PH3 किन से बनेगा, तो भाई प्योर PH3 इन दोनों से बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल्म सिग्नल। हॉल्म सिग्नल क्या होता है, देखिए कभी कभी कोई शिप है मान लीजिए, तो वो क्या हो गया, टाइटैनिक बन गया, कहने का मतलब वो डूब रहा है, तो वो क्या करता है, सिग्नल देता है कि भैया कोई आओ और मुझे बचा लो। ये बात समझ में आ गई। हाँ, तो होता क्या है कि बड़े बड़े जो उनके ड्रम होते हैं उनमें दो सब्सटेंस होते हैं, एक कैल्शियम क्या कहते हैं, कार्बाइड होता है, बात समझ में आ रही है, और एक कैल्शियम फॉस्फाइड होता है। एक तो क्या होता है बेटा, कैल्शियम फॉस्फाइड होता है,
और एक क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है। अब ये कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड जो होते हैं, जैसे ही उन ड्रमों को, जो ड्रम्स होते हैं उनको जैसे ही पानी में फेंका जाता है तो उनमें क्या होता है, छेद होते हैं, तो पानी अंदर आता है, ड्रम्स में आता है, वहां पे रिएक्शन चालू होती है। तो कैल्शियम फॉस्फाइड क्या करेगा, फॉस्फीन बनाएगा, कैल्शियम कार्बाइड क्या करेगा, एसिटिलीन बनाएगा। ये बात समझ में आई। तो जो फॉस्फीन है वो तो याद करो, मैंने क्या बताया था, एयर के कांटेक्ट में आती है, एयर के कांटेक्ट में आती है तो P2O5 बनाती है, वॉर्टेक्स रिंग बनाती है, तो वहां पे क्या होगा, खूब सारा धुआं, स्मोक निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं पे कार्बाइड क्या करेगा, इसमें ल्यूमिनस इफेक्ट डालेगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भैया हॉल्म सिग्नल क्या होता है, वर्टेक्स रिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो PH3 क्या करेगा बेटा, एयर के साथ रिएक्ट करके वर्टेक्स रिंग बनाने लगेगा, और C2H2 एसिटिलीन जो है वो ल्यूमिनस इफेक्ट दे देगा। तो दूर से चमक उठेगी, धुआं उठेगा, सबको पता चल जाएगा कि भैया वहां पे कोई शिप है जो टाइटैनिक बन गया है, उसको जाकर के बचाना है। ये बात समझ में आ गई। तो हॉल्म सिग्नल आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। अब बात आती है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है कांटेक्ट प्रोसेस से। कौन सा इसमें सब्सटेंस है, हाँ, जो कैटलिस्ट का काम करता है। जल्दी से सोचिए, बहुत ही सिंपल है, होपफुली आपने तुरंत सोच लिया होगा। आंसर है V2O5 जो कांटेक्ट प्रोसेस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सी एसिड पे बेस्ड है। यहां पे कुछ आपको ऑक्सी एसिड दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऑक्सी एसिड्स हैं जिनमें क्या होते हैं, परऑक्सी लिंकेज होते हैं, जो परऑक्सी एसिड्स हैं, परऑक्सी एसिड्स हैं। ऑक्सी एसिड कैसे हैं, जिनमें परऑक्सी लिंकेज है। तो देखो यार, सीधी सी बात है, हाँ, क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करके देख लो। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है। एक्चुअल यहां पे क्या मानना है, जो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होती है। अब जैसे सल्फर है तो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6 होती है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लगे कि यार +6 से भी ज्यादा जा रही है कैलकुलेट करने पे, उनमें परऑक्सी लिंकेज है। तो किस किस में परऑक्सी लिंकेज है बेटा, इन दोनों में परऑक्सी लिंकेज है। बात समझ में आ गई। तो फाइनल आंसर आपका क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर H2SO5 और H2S2O8 होना चाहिए। इसको कैरोस बोलते हैं और इसको मार्शल एसिड बोलते हैं। ऑक्सी एसिड आपको पढ़ के जाना चाहिए, उनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं एडवांस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज ओब्लिक आर। मतलब आप देख लीजिए, सिंगल चॉइस भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है ना। जल्दी से सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से सोचिए। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, ओजोन का क्या सीन है। देखिए ओजोन इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां पे क्या होता है बेटा, एक लोन पेयर, करेक्ट। चलिए अब इसमें रेजोनेंस होता है, हाँ, यस और नो। तो रेजोनेंस होता है तो डबल बॉन्ड अभी यहां है, वहां भी हो सकता है, एग्री। तो यानी कि OO बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। डायमैग्नेटिक होता है साहब, O2 कैसा होता है, पैरा, हाँ या ना। और जब इससे O आकर के फाइनली मिल गया तो फाइनली इसने क्या बना लिया, O3 बना लिया, हाँ या ना। तो ओवरऑल ये क्या हो गया भाई, डायमैग्नेटिक हो गया, कोई अनपेयर्ड इसमें अब नहीं बचा। अच्छा, ओजोन स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दे रही है आपको, बेंट दिखाई दे रही है। बस ये ध्यान रखना कि इसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो एंडोथर्मिक नहीं होता है। तो फाइनल आंसर इसका 1 to 4 होता है, ओके, 1 2 का 4। चलिए आगे देखते हैं, एमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। बताइए भाई, हमें पैरामैग्नेटिक कंपाउंड पता करने हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करिए, सोचिए कि कैसे पता करें, कौन इसमें पैरामैग्नेटिक होगा, कौन इसमें डायमैग्नेटिक होगा, जल्दी से सोचिए। चलिए बोलूं, ऐसे कंपाउंड जब भी आए इनको ब्रेक कर लो, 2Na+ और O2 2-। ओजोन तो हमें पता ही है, N2O भी हमें पता है, Q2 को ऐसे ब्रेक कर लो, K+ O2-। तो अब आप समझ ही गए होंगे MOT के अकॉर्डिंग O2 2- में कोई अनपेयर्ड नहीं है।
तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ओजोन पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, अभी अभी बता के चुका हूं। N2O टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। बचता कौन है हमारा, KO2 बचता है, क्योंकि इसमें सुपर ऑक्साइड है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक जिनमें सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक सॉरी गलत बोल गया, दोबारा बोलता हूं, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक जिनमें सेंट्रल एटम अकेला होता है, एक जिनमें एक से ज्यादा होते हैं। तो एक से ज्यादा जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर हमें याद होना जरूरी होती है, वो स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो S3O9 ट्राइमर फॉर्म लाइक दिस, ठीक है, और डायग्राम बनाते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें SS बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं है। हां, इसमें SOS बॉन्ड है, तो SS बॉन्ड नहीं है, फाइनल आंसर इसमें क्या होगा, 0 होगा। फाइनल आंसर इसमें क्या होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आ गई। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, वो कौन सा आ रहा है, KClO3 वाला। जरा ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा साहब, KClO3 वाला क्या क्वेश्चन आ रहा है। ऑन हीटिंग KClO3, ठीक है ना, से हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। KClO3 जो होता है, ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, KCl प्लस ऑक्सीजन देगा। ये बात समझ में आ गई, क्या देगा, KCl प्लस ऑक्सीजन देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट हीट करने से ही सब कुछ नहीं होता है, इसमें MnO2 को भी मिलाना पड़ जाता है, तब जाकर के ये रिएक्शन देता है। कुछ होते हैं बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, कुछ को ब्रेक होने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो फाइनली ध्यान रखिएगा, फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छा है, जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा। आइए बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा मेमोरी बेस है, थोड़ा सा लॉजिकल है, जरा ध्यान से देखना। Cl2O हो गया, ClO2 हो गया, आर यूज एज ब्लीचिंग एजेंट। ये देखिए मेमोरी बेस है, ये क्या है बेटा, मेमोरी बेस है। बात समझ में आ रही है, किसी को याद है तो वो बता सकता है, नहीं याद है तो नहीं बता सकता है, ठीक है ना। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, याद करिए, कल कार्बन फैमिली जब पढ़ा रहा था तब बता चुका हूं, I2O5 का यूज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में, तो ये भी सही है अपना। अच्छा, अब बात आती है बॉन्ड एंगल की, बात आती है। तो बॉन्ड एंगल जो है XOX वेरीज करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। एंगल क्या हो रहा है, देखिए साइज बढ़ता जा रहा है, सराउंडिंग एटम की EN कम होती जा रही है, साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो भाई तीनों ही इसके सही हैं, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन ऑक्साइड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब भी अभी बाय द वे बता करके चुका हूं, इसमें तो टाइम लगाना ही बेकार है। दिस इज I2O5। ओके, चलिए द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, ये आपके सामने कंपाउंड दे दिए हैं, ClO, SClO2, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक, करेक्ट। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए इनके लिए कौन से स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए, क्या पूछे गए बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए। आइए जल्दी से विचार करिए और बताइए। तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है कि नंबर ऑफ Cl बॉन्ड, ठीक है ना, 2 और 3 में, दोनों में मिलाकर के कितने होंगे, 2 होंगे। तो भाई अगर इस तरह से स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है तो समझदारी ये कहती है कि पहले सबके बॉन्ड, पहले सबके स्ट्रक्चर बना लिए जाएं। तो ये हो गया हमारा क्या, HClO4, करेक्ट। ये हमारा हो गया क्या, SClO3। ये हमारा हो गया क्या, H, ठीक है, ClO2।
और लास्ट एंड फाइनल हमारा हो गया क्या, HOCl। ओके, तो ये 3 स्ट्रक्चर हमारी हो गई। अब इनको देखते जाइए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कहता है 2 और 3 में, है ना, 2 और 3, 2 कौन है, HClO2, 3 कौन है, HClO3, दोनों में मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ ClO बॉन्ड 2 हैं। भाई कैसे हो सकता है, एक HClO2 है, एक HClO3 है, ये रहा HClO3, वो रहा HClO2, दोनों में मिलाकर के 3 डबल बॉन्ड O वाले हैं, ये कह रहा है 2 है, तो ये तो इसका स्टेट, ये तो नहीं होगा, हटाओ। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन Cl इन 2 and 3, टोटल कितने हैं, 3 हैं, तो 2 और 3 यानी कि इन दोनों में टोटल 3 होने चाहिए। हाँ ये है, बात समझ में आ रही है, इसमें कितना है 1, उसमें कितने हैं 2, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। चलिए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन 4th sp3, भाई चौथे वाले में, यानी कि इसके हिसाब से चौथा वाला कौन है जो अपन ने पहला बनाया है, HClO4, ये कह रहा है कि इसमें क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। मैं कहता हूं इसमें क्या सभी में sp3 है, ठीक है ना, खैर ये इसके लिए कह रहा है तो ये भी सही है। अच्छा, 1 to 4th जब अपन जा रहे हैं, among the 1 to 4th the strongest acid is 1, तो यहां पे सबसे पहले इसने 1 HClO को माना है और उसको 4th माना है, तो ये कह रहा है कि HClO सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, गलत, HClO4, और उसके पीछे आपको रीजन पता है, रेजोनेंस, ठीक है ना, रेजोनेंस यहां पे सबसे ज्यादा होगा। अगर H+ आयन हटा दूं तो एनायन में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा यहां होंगी, उससे कम यहां, उससे कम यहां, और यहां तो होगा ही नहीं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, नंबर ऑफ RS जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल, और उसमें H+ आयन देने की कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज 2 and 3 सही जा रहा है। होपफुली आपका भी आंसर सही आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड, ठीक है, वही एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा है। हाँ, अब भी अभी बता करके चुका हूं कि भाई सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो HClO4, HClO3 और ये लाइक दिस। इसमें तो मेरे हिसाब से आपको इसमें तो ज्यादा टाइम लगना बनता ही नहीं है। रेजोनेंस मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है ना, इसका रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, हाँ भाई करेक्ट ऑर्डर क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ का, देखो यार सीधी सी बात है, फेजांस रूल सबको पता है ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, पाई बढ़ता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब आया करे, है ना, तो दो बातों का ध्यान रखा करें, एक तो मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं यूजुअली। ओके, अच्छा दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जैसे ये +7 है, ये +4 है, और ये +5 है, करेक्ट, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि +7 इधर ज्यादा होगा, +4 से, उधर +5 ज्यादा होगा, किससे, +4 से, तो भाई पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। दूसरा, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये करेक्ट होने का चांस नहीं, हमारे सामने वो सामने लिखा ही हुआ है। ये +4 है, ये +5 है, ये +6 है, ये ऑर्डर भी गलत है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, और ये +1 है, ये +2 है, ये +2 है, ठीक है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, तो ये भी ओवरऑल अपना क्या हो गया, गलती हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1, फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ये बात समझ में आ गई। चलिए, ओहो ये गलती से इसमें प्रिंट हुआ चला आया, मैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्लोरीन वाटर अपना जो येलो कलर है उसको खो देता है, रीजन पढ़े पढ़े क्या होता है बेटा, जैसे ये क्लोरीन वाटर है तो अब धीरे धीरे ये किस में ब्रेक हो जाएगा, HOCl और HCl में, करेक्ट, और इनके फॉर्मेशन की वजह से येलो कलर क्या हो जाता है, गायब हो लेता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, मेमोरी बेस है, ये आपको पता होना चाहिए।
इसमें कभी कभी इस तरह के ऑप्शंस बना करके डाल दिए जाते हैं और बोला जाता है बताओ ब्लीचिंग पाउडर का, मस्टर्ड गैस का, टीयर गैस का कंपोजिशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मेटल फ्लोराइड है, XeF4 से रिएक्ट कर रहा है, A बना रहा है। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन A एंड शेप ऑफ स्पीशीज क्या होगा। तो देखिए मेटल फ्लोराइड की अगर हम बात करें, उससे पहले ही बोल दिया है, ठीक है ना, जो है मेटल फ्लोराइड अपना क्या है, एल्कली मेटल है ना। तो मान लो कि ये इस तरह से ब्रेक हो रहा है, तो फाइनली ये क्या देगा, जरा ध्यान से देखना, जब XeF4 के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्टीमेटली ये क्या देगा, XeF5 माइनस देगा और साथ में M प्लस देगा। ठीक है ना, ओके। और XeF5 माइनस आपको पता ही है कि ये sp3d3 होता है और पेंटागोनल प्लेनर होता है, पेंटागोनल प्लेनर होता है। तो फाइनल आंसर इसका क्या होता है बेटा, 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस स्पेशली कह रहा हूं एडवांस में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लेथरेट कंपाउंड कौन नहीं बनाता, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्लेथरेट कंपाउंड होता क्या है। तो याद करिए, जब लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे नोबल गैसेस को वाटर में उसमें पास कराया जाता है, वाटर में जब वो फ्रीज होने को होता है, तो अंदर जो केज बन रहा होता है, आइस टाइप के केज बन रहा होता है अंदर, ठीक है ना, लो टेम्परेचर की वजह से उनमें जाकर के नोबल गैस क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। उनमें जाके नोबल गैस क्या हो जाती है बेटा, ट्रैप हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है, इसके पीछे वैन डर वाल्स फोर्स वर्क करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हर कोई नहीं कर पाती, हर कोई नोबल गैस ऐसा कैरेक्टर शो नहीं करता। जैसे यहाँ पे कौन है जो क्या कहते हैं क्लेथरेट कंपाउंड बनाने में कैपेबल नहीं है, वो है हीलियम, ड्यू टू स्मॉल साइज। बात समझ में आ गई, ड्यू टू स्मॉल साइज। तो हीलियम क्लेथरेट कंपाउंड बनाने में कैपेबल नहीं है, बाकी तो सब क्लेथरेट कंपाउंड बना लेते हैं। आर्गन को ले लीजिए, क्रिप्टॉन को ले लीजिए, जिनॉन को ले लीजिए, जिसको कहिए, सब क्लेथरेट कंपाउंड बनाने में क्या है, कैपेबल है। ये इनका फॉर्मूला हो गया। क्लियर है भाई, ये इनका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, which of the following compound is obtained as a final product on hydrolysis of फलाना ढिमाका। देखो XeF2 XeF4 है, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये एक्चुअल में पूछना चाह रहा है कॉमन प्रोडक्ट पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, कॉमन प्रोडक्ट पूछना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है, कॉमन प्रोडक्ट पूछना चाह रहा है। जरा ध्यान से और अच्छे से इसको समझिएगा। याद करिए मैंने आपको क्या बोला था कि जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, रिमेन सेम। लेकिन जो कंपाउंड हाइड्रोलाइसिस के दौरान रेडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहे ये जरूरी नहीं है। तो जैसे अपना XeF2 है, तो ये जब हाइड्रोलाइज होता है तो ये फाइनली बनाता है जिनॉन प्लस HF प्लस ऑक्सीजन। लेकिन वहीं पे अपना जो XeF4 है, जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो ये बनाता है जिनॉन भी बनाएगा, XeO3 भी बनाएगा, HF भी बनाएगा और ऑक्सीजन भी बनाएगा। ये बात समझ में आई। तो अल्टीमेटली क्या है बेटा, कॉमन प्रोडक्ट पूछा है। आई रिपीट, क्या पूछा है, कॉमन प्रोडक्ट पूछा था। वो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, खैर चलो कोई बात नहीं, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे भी अगर हम सोचें तो XeF2 जिनॉन देता है, हाँ देता है। XeF4 जिनॉन और XeO3 दोनों देता है, हाँ दोनों देता है। तो अगर वैसे तो इसमें कॉमन प्रोडक्ट पूछा गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो दिया है उसके बेसिस पे भी अगर हम देखें, है ना, तो ध्यान रखना कि जिनॉन और XeO3 इनमें जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से जिनॉन और XeO3 आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस क्या देता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है,
इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये बेटा HCF6 है, क्या है? HCF6 है। तो एक बात फिक्स है कि अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराना है, क्या कराना है बेटा? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो यहाँ पे 3 HOH लाना है। 3 HOH का मतलब है कि इसमें 6 हाइड्रोजन है, वो 6 फ्लोरीन को लेकर के उड़ गए, 6 HF बना लिया, और क्या रह गया यहाँ पे? XCO3। लेकिन जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, वाटर को कम कर रहे हैं, तो अब इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा। शुरुआत में आपने कितने लिए थे? 3, बाद में बचे 2, फिर लिया 1, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कम होते जा रहे हैं। तो ये तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है, लेकिन ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इसमें क्या होगा जरा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी गणित है। क्या 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें से 4 HF को निकाल बाहर करिए। अब 4 HF निकल गए, यानी कि 2 F बचे, 2 O बचे और 1 ज़ीनॉन बचा। तो जो जो बचा वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये बना दिया, 2 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन और 1 ज़ीनॉन। बाकी तो 4 HF, 4 हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलिए यहां पे कितने बचे? 2 H बचे। 2 H मतलब 2 F अलग हो गए, तो यहां पे कितने F बचे? 4। तो 4 F बचे, 1 ऑक्सीजन बचा, 1 ज़ीनॉन बचा, सब 1 हो गए। तो ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के एग्जांपल है और ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल है। और आप देखिए क्या कि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यही वो 2 कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन में चेंज आता है। अच्छा, वहीं पे आप HCF6 को देख लीजिए, यहां ऑक्सीडेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जबकि यहां देखिए यहां चेंज आ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि हर जगह ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम रहती है, कुछ एक को छोड़कर, तो वो ये थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओह चलो, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं नोबल गैसेस का, HCF2, HCF4, HCF6 की प्रिपरेशन देख के जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे ब्लॉक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अभी और बाकी है ब्लॉक केमिस्ट्री का एक पार्ट आना, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, तो उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो टेक केयर बेटा, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।